हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग 7 दिसंबर 2022 की शिफ्ट 1 में होने वाली परीक्षा के जनरल अवेयरनेस के 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके पास पहुंच जाएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस, वो भी पूरे ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी आने वाली और जो भी शिफ्ट हैं उन शिफ्ट में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा जो भी अब अपकमिंग एग्जाम हैं, यानी कि आपके CHSL का एग्जाम हो, चाहे वो आपका SSC GD का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आने वाला LDC का एग्जाम हो या MTS का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इन क्वेश्चंस की आप मान के चलिए कि पूरी इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को उठा पटक के इधर उधर करके हर बार पूछा जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इस बार SSC CGL के हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। हर एक शिफ्ट में एक ही जैसा क्वेश्चन, मतलब एक ही चीज से मिला हुआ मिलता जुलता क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए कुछ भी देर लगाए बगैर करते हैं आज के इन बेहतरीन क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनमें से किसका मात्रक है। यानी कि यूनिट पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, SI यूनिट पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। उनमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनमें से किसका मात्रक है। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे कि एक आपको दे दिया होगा, मान लीजिए वेलोसिटी दे दिया, एक आपको एक्सेलरेशन दे दिया, एक आपको पावर दे दिया, एक आपको एनर्जी दे दिया, इस तरह से। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन था त्वरण। ठीक है ना, त्वरण, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ एक्सीलरेशन के बारे में कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है A बराबर V - U/T। मतलब कि ये होता है आपका वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं हम लोग क्या, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ आता है इसमें वेग परिवर्तन। ठीक है ना, ऊपर की तरफ होता है वेग परिवर्तन और नीचे होता है आपका क्या, समय। तो वेग परिवर्तन बाई समय जो होता है वो एक्सेलरेशन को बताता है। अब आप जानते होंगे कि वेग की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो इसलिए मिला जुला करके आपका बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, अब आपको मैं कुछ और अनदर यूनिट भी बता देता हूं। ठीक है, एक्सेलरेशन की SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। पहले तो ये जान लीजिए, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो तो एक्सेलरेशन था। अब इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी की पूछ लेगा। वेलोसिटी मतलब वेग। वेग की SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ठीक है ना, इसी तरह से पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्ट मतलब इलेक्ट्रिक वोल्ट यानी कि विद्युत विभवांतर का SI मात्रक जो है वो वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से आपको और अनदर दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, तो यानी कि जो साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है वो तो सारी की सारी यूनिट आपको याद करनी ही करनी है, लेकिन अब वो कुछ और अनदर यूनिट भी पूछ रहा है आपसे। ऐसे जैसे ये पूछ लिएगा कि बताइए वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी। जैसे घनत्व होता है, घनत्व की का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी की SI यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कुछ मैंने आपको और बता दिए हैं, इनको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए। इनमें से ही कोई ना कोई आपको अगले किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएगी पूछने को। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने कहा था वाणिज्यिक उपयोग के लिए मुख्य रूप से कौन सा कोयला प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वाणिज्यिक उपयोग के लिए यानी कमर्शियल यूज के लिए यूज होने वाला कोयला सबसे ज्यादा कौन सा है। अब कोयले की कई किस्में भारत में पाई जाती हैं, जैसे एंथ्रासाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला और बिटुमिनस कोयल, है ना, बिटुमिनस कोयला। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से पूछा था बताइए इनमें से कौन सी किस्म यानी कौन सा जो टाइप है, किस टाइप के कोयले को हम लोग वाणिज्यिक उपयोग के लिए यूज करते हैं, मतलब कमर्शियल यूज में यूज करते हैं। फैक्ट्री वगैरह में बड़े बड़े जहां पर बहुत ज्यादा कोयले की खपत होती है उन जगहों पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए कौन सा कोयला उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर था बिटुमिनस कॉइल। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर था आपका बिटुमिनस कॉइल। ठीक है ना, यानी कि बिटुमिनस कोयला। ठीक है, ये इसका आंसर था। इसकी वजह क्या है, बिटुमिनस कॉयल का आंसर क्यों था, क्योंकि बिटुमिनस कॉयल के अंदर जो है वो कितना % कंटेंट रहता है, 60 से 80% कंटेंट रहता है। 60% से 80% तक कार्बन कंटेंट रहता है। ये आपको पता करके रखना है। हो सकता है कि वो आपसे अगली बार यही पूछ ले क्वेश्चन कि बताओ बिटुमिनस कॉयल में कितना कार्बन कंटेंट मौजूद होता है, कार्बन की मात्रा कितनी रहती है। तो बिटुमिनस कॉयल के अंदर 60 से 80% कार्बन की मात्रा रहती है। इससे भी अच्छा कोयला कौन सा होता है आपका, एंथ्रासाइट होता है। सबसे
अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट, ये सेकंड नंबर पर आने वाला कोयला। लेकिन अगर पूछा जाए वाणिज्यिक उपयोग के लिए, तो वाणिज्यिक उपयोग में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। लेकिन जो आपका एंथ्रासाइट कोयला वो केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और उसकी जो मात्रा है ये उसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा पूरी 80% होती है, 80% या उससे भी ऊपर रहती है, ठीक है ना। तो एक नई जानकारी आपको और मिल गई कि एंथ्रासाइट कोयले के अंदर कार्बन कंटेंट, क्योंकि कार्बन का होना बहुत जरूरी है, तो कार्बन कंटेंट कितना होता है एंथ्रासाइट में 80% या उससे ऊपर, और बिटुमिनस में कितना होता है 60 से 80% के बीच में। तो इसका मतलब वाणिज्यिक उपयोग के लिए पूछा जाएगा तो आंसर होगा बिटुमिनस कोयल। अगर पूछा जाएगा कि कोयले की कौन सी किस्म या कोयले का कौन सा प्रकार सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कार्बन कंटेंट रखने वाला प्रकार है, तो बताएंगे एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है ना, एंथ्रासाइट कोयल। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई किस वर्ष में मतदान की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, यानी वो कौन सा साल था जिस साल हमने मतदान की उम्र को, वोट डालने का जो राइट है वो अब हर एक 18 साल से ऊपर के या 18 साल की उम्र पूरी कर लेने वाले किसी भी वयस्क व्यक्ति के लिए अब मतदान का अधिकार है आज के दौर में, ठीक है। तो इससे पहले लेकिन मतदान की केवल और केवल अनुमति 21 साल या उससे ऊपर की उम्र वालों को ही थी। तो वो कौन सा साल था जिस साल हमने 21 साल से उम्र घटाकर 18 साल कर दी, किसकी, मतदान की, मतलब वोट डालने का जो अधिकार था वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई उसकी उम्र, ठीक है ना। तो ये था आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है ना, 61वां संशोधन हुआ था, ठीक है ना, 61वां संविधान संशोधन करके, है ना, 61वां संविधान संशोधन करके आप इस उम्र को 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 साल कर दिया था। तो 61वां, पहली बात तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में अभी तो साल पूछा था, लेकिन अगली बार हो सकता है अगले किसी क्वेश्चन पेपर में क्या जाएगा कि बताओ कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, यानी किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर ये पूछा गया तो आप क्या कहेंगे कि ये देखिए, पहली बात तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें उम्र को घटा के साल से 18 साल कर दिया गया था। अब जो है ये कब हुआ था, ये वैसे हुआ तो था 1988 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1989 में। तो जो पेपर में ऑप्शन आएगा वो 1989 आएगा, और अभी भी 1989 आया था। तो 1989 में मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, और आगे भी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए आप मान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपर में इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोकसभा की बैठक के लिए आवश्यक कोरम कितना होता है। तो अब पहली बात आपको कोरम बता दूं मैं कि कोरम क्या होता है। देखिए, किसी भी मीटिंग को अरेंज करने के लिए, किसी भी बैठक को अरेंज करने के लिए मिनिमम लोगों की जरूरत होती है। अब मैं अकेला तो मीटिंग नहीं कर सकता ना, कि मैं कहूँ जाऊँ अकेला बैठ करके कहीं रूम में या ऑफिस में बैठ करके मीटिंग कर लूँ। तो भाई मीटिंग करने के लिए मिनिमम कुछ लोग चाहिए होते हैं। अब वो किस तरह की मीटिंग हो रही है, कौन सी मीटिंग हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी 2 लोगों की मीटिंग हो सकती है, 3 लोगों की भी हो सकती है, 10 लोगों की भी हो सकती है। लेकिन लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है, तभी बैठक शुरू की जा सकती है। अगर उससे कम सदस्य रहेंगे तो बैठक नहीं होगी। समझ में आ रही बात ना। तो लोकसभा की बैठक के लिए 1/10 सदस्यों की जरूरत पड़ती है, यानी लोकसभा के अंदर मौजूद सदस्यों की टोटल संख्या का 1/10 संख्या चाहिए होती है कोरम कंप्लीट करने के लिए। मतलब लोकसभा की कोई भी बैठक आहूत करने के लिए या लोकसभा की कोई भी बैठक बुलाने के लिए कम से कम लोकसभा के 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो 1/10 यानी ऐसे समझिए आप कि अगर मान लीजिए कि टोटल 550 सदस्य हैं तो 550 सदस्यों का 1/10 यानी कि कम से कम 55 सदस्यों का होना जरूरी है, ठीक है ना। जब तक 55 सदस्य बैठक में मौजूद नहीं होंगे तो बैठक नहीं होगी। ये लोकसभा की बैठक का एक कोरम होता है। इसको बहुत ध्यान से आप याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से, व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप किस राज्य ने शुरू की है। देखिए, ये एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। जिसका मेडी मतलब यहाँ पर मेडिकल ही है, मेड से मेडिकल, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, इसकी फुल फॉर्म है मेडिकल इंश्योरेंस
फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। तो मतलब जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और जो वेतन भोगी हैं यानी कि पेंशनर्स हैं, उनको मेडिकल इंश्योरेंस कवर देने की योजना शुरू की है अभी हाल ही में केरल राज्य ने, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब केरल राज्य ने इस स्कीम को शुरू किया है जिसमें कि लगभग 3 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाएगा, ठीक है ना, जो कि कैशलेस कवरेज होगा। मतलब काफी एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है ये केरल ने, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि केरल राज्य ने इसको शुरू किया है। अगर केरल के बारे में थोड़े बहुत और फैक्ट जान लें तो बताइए केरल की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे सर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है ना। तिरुवनंतपुरम यानी कि या फिर त्रिवेंद्रम भी, ठीक है आपका तिरुवनंतपुरम। और केरल के उप राज्यपाल कौन, वो सॉरी राज्यपाल कौन है? केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। इस समय केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं। और केरल के इस समय के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पिनरई विजयन है, ठीक है ना, पिनरई विजयन। ये 2-3 बातें और आप एज ए फैक्ट याद कर सकते हैं कि केरल राज्य के बारे में, ठीक है ना। ओके, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, तो मैं बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूँ केरल के बारे में कि केरल का जो है ना कौन सा क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। तो केरल का कथकली है और मोहिनीअट्टम है, 2 डांस। ये बहुत बार पूछे जा रहे हैं, लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है या इस नृत्य से कौन संबंधित है, ठीक है ना। तो नृत्य पर क्वेश्चन यानी डांस फॉर्म पर क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो केरल का कौन सा डांस सबसे क्लासिकल डांस है और जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है? तो वो 2 हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली, ठीक है ना। कथकली, कथक नहीं है, कथकली है। ओके चलिए, ठीक है। तो पहली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकार निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक है? अब देखिए दूरी का मात्रक, फिर से एक और मात्रक पूछ लिया। मतलब ऐसा लगता है फिजिक्स में इनके पास कुछ भी और पूछने के लिए है ही नहीं, सिर्फ क्या पूछते रहते हैं? मात्रक। मतलब एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, या फिर दूसरी कोई और यूनिट पूछ लेंगे। तो दूरी को नापने के लिए हम लोग एसआई मात्रक की अगर बात करें तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर है, मीटर में नापते हैं दूरी को, ठीक है ना, एसआई मात्रक, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट मीटर हो गया, लेकिन इसके अलावा दूरी को नापने के लिए बहुत सी यूनिट यूज की जा सकती हैं, जैसे किलोमीटर हो गया, माइल हो गया, फुट हो गया, ठीक है ना, यार्ड हो गया। और वैसे ही कुछ और बड़ी बड़ी यूनिट को नापने के लिए कुछ और बड़ी यूनिट भी होती हैं, जिनमें से एक है क्या? लाइट ईयर। लाइट ईयर, तो ईयर सुनने में ऐसा लगता है कि समय का मात्रक है, लेकिन समय का मात्रक नहीं है। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। तो ऑप्शन में यही दे रखा था और 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से बाकी जो है वो दूरी के मात्रक नहीं थे। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। अब देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद समय की यूनिट होगी, लेकिन ये समय की यूनिट नहीं है। ये दूरी को नापने के लिए, कौन सी दूरी को? बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को, खगोलीय दूरियों को नापने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लाइट ईयर होता क्या है। एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को एक लाइट ईयर कहा जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि सूर्य का जो प्रकाश है, अगर उसको 1 साल तक लगातार मूव कराया जाए, ट्रैवल कराया जाए, तो 1 साल में वो कितनी दूरी तय कर लेगा, ये बात बताती है किसको? प्रकाश वर्ष को। यानी कि दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। समझ में आ गई बात ना। और ये काफी बड़ी दूरियों को नापने के लिए यूज किया जाता है। मतलब देखिए आप खुद ही सोचिए कि 1 साल में सूर्य का प्रकाश 1 साल में कितनी दूरी तय कर लेगा, बहुत ज्यादा दूरी तय कर लेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, पहली बात। दूसरी बात, 1-2 बातें और फैक्ट के तौर पर जान लेते हैं कि बताइए वेग कितना होता है, ठीक है ना, किसका? प्रकाश का, यानी सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है या सूर्य के प्रकाश का वेग कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है निर्वात में या फ्री स्पेस में, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है वो प्रकाश का वेग है, ठीक है ना, प्रकाश का वेग है, या ये कह लीजिए प्रकाश की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। किसमें? वैक्यूम में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसी को किसी और फॉर्म में याद रख सकते हैं तो ऐसे भी आ सकता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब जो प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इतनी फास्ट स्पीड होती है प्रकाश की। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, आपको लगेगा कि यार टाइम जा रहा है, लेकिन जब आप इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना तो पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब जो है आप देख रहे हैं लगातार लेवल बढ़ता जा रहा है। CHSL का अभी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, तो CHSL का नोटिफिकेशन देख लीजिए, हालत खराब कर देगा। बताइए CHSL जैसे एग्जाम में प्री और मेंस करा रहे हैं, यानी कि डबल एग्जाम्स हो रहे हैं और उनमें
भी पूरा वही सेम पैटर्न ला दिया, पूरा का पूरा पैटर्न बदल दिया भाई, इतना हाई पैटर्न कर दिया। CHSL का पैटर्न बिल्कुल CGL के पैटर्न पे ले गया, तो अब CGL का पैटर्न तो थोड़ा और अपग्रेड करेगा ना, तो आप समझ के चलिए कि CGL हो गया, GD हो गया, इन सब एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो बदल रहा है और बहुत ज़्यादा अपग्रेड होता जा रहा है। अगर आपके पास डिटेल नॉलेज नहीं होगी ना तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि इस तरह की चमक धमक पर नहीं कि बस क्वेश्चन आप देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं उससे। क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो जो जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं फैक्ट, वो एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मान लो यहाँ तो पूछा गया है बताओ इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष पूछ लिया, तो प्रकाश वर्ष, अब वो ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, अगली बार कह देगा प्रकाश वर्ष इनमें से किसका मात्रक है, तो आपको प्रकाश वर्ष का मात्रक पता होना चाहिए, प्रकाश वर्ष की बात पता होनी चाहिए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो प्रकाश वर्ष होता है कि सूर्य के प्रकाश को एक साल में चलते रहने पर कितनी दूरी तय करता है सूर्य का प्रकाश, उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, काफी बड़ी दूरियों को, खगोलीय दूरियों को नापने के लिए, यानी कि आपकी जो गैलेक्सीज वगैरह इनमें जो दूरियां होती हैं, बड़ी बड़ी दूरियां, उनको नापने के लिए यूज किया जाता है क्या, प्रकाश वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है। अभी हाल ही में 2022 में दिल्ली के गवर्नर चेंज हुए हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो चेंज हुए हैं, उपराज्यपाल, और इनको किसको बनाया गया है अभी पूछा गया है, तो ये विनय कुमार सक्सेना जी को बनाया गया है। ठीक है ना, अभी फिलहाल विनय कुमार सक्सेना जी को बनाया गया है क्या, दिल्ली का उपराज्यपाल। ठीक है ना, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि करंट अफेयर का बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको बार बार पूछा जा सकता है कि ये कौन से गवर्नर, अगर पूछ लिया कि कौन से बने हैं तो 16वें बने हैं। ठीक है ना, 16th है भाई, 16th। ठीक है ना, 16वें उपराज्यपाल बने हैं दिल्ली के। ये इन्होंने किसकी जगह ली है, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि बताइए इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इससे पहले अनिल बैजल जो थे वो दिल्ली के गवर्नर थे। ठीक है ना, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अनिल बैजल की जगह लेकर के विनय कुमार सक्सेना जी आए हैं, जिनको जो कि 16वें उपराज्यपाल हैं। ठीक है ना, दिल्ली के। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि एक करंट अफेयर का बेहतरीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और काफी इंपॉर्टेंट अगले पेपर्स के लिए। ठीक है ना, दूसरी, अगला क्वेश्चन पूछा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया। बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब 5 ईयर प्लान तो सबको पढ़ के जाने होते हैं, क्योंकि ये बात सबको पता है कि यार 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर एक पेपर में आएगा। ठीक है ना, तो 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, जो नीति आयोग से पहले था ना योजना आयोग, तो वो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाया करता था, 5-5 साल की योजनाएं। ठीक है, तो वो 5 साल की योजनाओं में से इसने पूछा बताइए दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना का जोर किस चीज पे था, किस पर बल दिया था इन्होंने। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस, ठीक है ना, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर बेस्ड थी। ठीक है ना, किसके, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है पहली बात तो, क्योंकि मैं अगले फैक्ट के लिए बता रहा हूं कि ये किस, हो सकता है यही सेम क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया, या दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो बोलेंगे पीसी महालनोबिस मॉडल पर डिपेंड कर रही थी। और इस पर किस पर जोर दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर दिया गया किस पर, औद्योगिकीकरण पर। ठीक है ना, औद्योगिकीकरण पर। ठीक है ना, ये ध्यान देना है, औद्योगिकीकरण पर ध्यान ज़्यादा, यानी कि मशीनरी और इंडस्ट्री को डेवलप करने पर सबसे ज़्यादा फोकस था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, कि हमें अपने देश में जो है ना मशीनरी को, इंडस्ट्री को और फैक्ट्रीज को, इनको बढ़ावा देना चाहिए। ये मॉडल था किसका, पीसी महालनोबिस का, और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी पंचवर्षीय योजना पर आप और भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, कब पंचवर्षीय योजना का गैप आया, मतलब 1-8 साल का बीच में पंचवर्षीय योजना बनने में कहां पर गैप आया, ये सब चीजें आप पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ के रखिए, क्योंकि हर बार पेपर में, हर एक शिफ्ट के पेपर में ये क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम किस राजवंश के शासक थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम सबको पता होगा, ये कितना मतलब एकदम बिल्कुल समझ लीजिए हॉट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का। ये समझ लीजिए कि ये हर एक एग्जामिनर की पहली पसंद क्वेश्चन होता है कि राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था। राजेंद्र क्यों, क्योंकि इसकी वजह है, देखिए चोल राजवंश में सबसे शक्तिशाली शासक जो हुए हैं वो राजेंद्र प्रथम हुए हैं, और राजेंद्र प्रथम जो है वो दक्षिण भारत के बहुत शक्तिशाली शासकों में से एक थे। ये सब काम की बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में चोल राजवंश अपने टाइम में हुआ है, चोल राजवंश, और चोल राजवंश के सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो राजेंद्र प्रथम थे, और उन्हीं के राजवंश में से एक राजराज प्रथम भी थे। ठीक है ना, राजा राज प्रथम। ठीक, तो
इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम किस राजवंश के शासक थे, तो इसका आंसर हो गया आपका चोल राजवंश। लेकिन अब आपको ये भी समझ लेना है कि इनके आसपास की और चीज़ें आपको तैयार करनी है। देखो यही होता है अगली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम होता है ना, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्या कि पिछली शिफ्ट का पेपर उठा के देखो और उसके क्वेश्चन देख करके उनसे आइडिया लगा लो। मतलब क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि ये व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना पूछी किस राज्य ने शुरू की है, अब इसी पर बेस्ड कोई और चीज़ पूछी जा सकती है, तो आप इसको घोट के पी जाइए, इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो जानकारी आप घोट के पी जाइए। फिर यहाँ पर आपसे जैसे पूछा गया मान लीजिए राजेंद्र प्रथम, तो अब राजेंद्र प्रथम के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ आप जुटा लीजिए कि इन्होंने ये कौन से राजवंश के थे, ये तो बता ही दिया। इनसे पूछा जाएगा कि ये कि कहाँ पर इनका साम्राज्य था, और फिर पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए और क्या क्या किया, ठीक है ना। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, ठीक है ना। राजेंद्र प्रथम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में पूछ लेगा। तो राजेंद्र प्रथम की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ मैं कुछ आपको बता देता हूँ। इन्होंने एक गंगईकोंड चोल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, गंगईकोंड चोल ये उपाधि धारण की थी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश के शक्तिशाली शासक राजेंद्र प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था, तो इन्होंने अपनी उपाधि जो रखी थी वो गंगईकोंड चोल थी। जैसे कि अशोक ने देवानाम प्रियदर्शी करके है ना, देवानाम प्रियदर्शी है ना, तो देवों का प्रिय अपने आप को कहा था अशोक ने, ठीक है ना। तो उसी तरह से इन्होंने अपनी जो उपाधि धारण की थी वो की थी गंगईकोंड चोल। तो गंगईकोंड चोल के बाद अब इन्होंने इसी नाम पर, अपनी इसी उपाधि के नाम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम है गंगईकोंड चोलपुरम, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का काफी महत्वपूर्ण शहर था, ठीक है ना, गंगईकोंड चोलपुरम। तो अब आप समझ जाइए कि इसका एक शहर, मैंने देखिए कितनी बातें बता दी आपको, पहले चोल राजवंश हो गया, फिर राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी गंगईकोंड चोल, इन्होंने अपने नाम पर शहर बसाया था गंगईकोंड चोलपुरम। उस गंगईकोंड चोलपुरम शहर में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि काफी फेमस मंदिर है आज भी, ठीक है ना, रामेश्वरम मंदिर। तो इन्होंने रामेश्वरम मंदिर का निर्माण कराया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, रामेश्वरम मंदिर। अब इतने फैक्ट्स अगर आपने तैयार कर लिए तो मान के चलिए कि इससे रिलेटेड कोई भी बात अगले किसी भी क्वेश्चन में पेपर में आएगी ना, आप आराम से कर जाएंगे, ठीक है ना। ये जरूरी है कि आप इतना तैयार करिए। देखिए सबसे पहली बात, ना तो मैं यहाँ पर कोई जोक करूँगा, ना मैं हंसी मजाक, इतना मतलब बस वो सब नहीं, सिर्फ काम की बातें। और कई बार क्या होता है कि ये काम की बातें लोगों को समझ में नहीं आती है। अरे भाई आपको अपने काम पे फोकस करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, मजाक हंसी मजाक दिल्लगी इन सब पे फोकस नहीं करना है। हमें क्वेश्चंस करने हैं और बस लगातार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो भी आपके सामने आ रहे हैं उनको कर डालिए। मौका है 2024 से पहले जिसने जॉब ले ली, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत भयंकर समझ लीजिए कि रेला है इस समय जॉब का, ठीक है ना, नौकरियों का रेला है। इतनी वैकेंसीज आप बहुत कम देखने को मिलेंगी, कई सालों में जाकर के इतनी वैकेंसीज आती हैं जितनी अभी CHSL में भी अच्छी खासी वैकेंसी आ गई, 4500 वैकेंसी है CHSL में, ठीक है ना। तो मतलब ठीक ठाक वैकेंसीज और भी आएंगी, अभी लगातार वैकेंसीज आती रहेंगी। अब आप बस लग जाइए, जुट जाइए। जो इस रेले में ले लेगा ना जॉब तो ले लेगा, है ना, अदरवाइज फिर परेशानी होती है, ठीक है ना, काफी मेहनत करनी पड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे कहा CPCL की फुल फॉर्म क्या है, तो CPCL की फुल फॉर्म है भाई चेन्नई, C मतलब चेन्नई, P मतलब पेट्रोलियम, ठीक है ना, चेन्नई पेट्रोलियम, है ना, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक फुल फॉर्म पूछ ली थी, ठीक है ना आपसे। देखिए ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है आपकी फुल फॉर्म किसकी। पहले यही आपकी जो है मद्रास रिफाइनरीज के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, मद्रास रिफाइनरी। अभी ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, CPCL की फुल फॉर्म। ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है। अब ये भी ध्यान रखना है कि भाई अब मान लो देखो ये क्वेश्चन पेपर में क्या है, अभी तो क्या गया कि CPCL की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन अगले पेपर में क्या आ सकता है कि भाई CPCL किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो आपको बताना है कि ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंडर में आता है, अधीन आता है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है क्या, CPCL, ठीक है ना, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब इसके साथ साथ फिर और दिमाग लगाइए कि वो इसके अलावा आपसे और क्या क्या पूछ सकता है, तो फिर वो किसी और ऐसे ही उद्यम का नाम पूछ लेगा। ये भी एक सरकारी कंपनी है, सरकारी उद्यम है, तो सरकारी उद्यम के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। वो आपसे पूछ लेगा भेल का भेल का फुल फॉर्म क्या है, तो भेल BHEL, भेल, तो आप बोलेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल की फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो बस गेल की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे कि GAIL, गेल की फुल फॉर्म क्या है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। दूसरे वो आपसे सेल की फुल फॉर्म पूछ लेगा, SAIL, सेल। तो
तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसी तरह आपसे वो HAL की फुल फॉर्म पूछ लेगा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये सारी की सारी जो फुल फॉर्म है, मेन जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। BSNL की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो जितनी भी आपको ये मेन सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनकी सबकी फुल फॉर्म आपको NTPC हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, ONGC हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो ये सब की फुल फॉर्म आपको तैयार कर लेनी है जो भी सरकारी उद्यम है, ठीक है, क्योंकि अगले किसी भी एग्जाम में ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा इसने, ICC वुमेन अंडर 19 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए अभी पहला विश्व कप होने जा रहा है ये अंडर 19, वुमेन अंडर 19 का ICC का पहला वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2023 में, जो कि कहां पर होने वाला है। इसका आयोजन कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है ना, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना, दक्षिणी अफ्रीका में। और शेफाली वर्मा इसकी क्या होंगी, मतलब यहाँ भारत से भारतीय टीम की कप्तान जो होंगी वो शेफाली वर्मा करके हैं, शेफाली, ठीक है ना, मतलब सीनियर टीम की जो कप्तान है अभी फिलहाल वो सॉरी ओपनर है, सीनियर टीम की जो ओपनर है वो शेफाली, वो इनकी यहाँ पर हमारे भारत की तरफ से जो है वो कप्तानी करेंगे दक्षिण अफ्रीका में, ये होने वाला है, ठीक है ना। ICC वुमेन अंडर 19 विश्व कप 2023, ये देखिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीधे सीधे आ गया, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि पौधों के अंदर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको रिलीज करने की जो टेंडेंसी होती है, या द अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड बाय द ट्रीज, ठीक है ना, मतलब वाटर को वाष्पित कर देना, वाष्पोत्सर्जन, आप खुद से ये वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है पौधों में वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है, तो इसका नाम हो जाएगा स्टोमेटा, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। और स्टोमेटा इज द राइट आंसर। रंध्र किसको हिंदी में शायद कहते हैं, थोड़ा सा मुझे हिंदी में कुछ डाउट है, लेकिन आपको ये याद कर लेना है कि भाई बायोलॉजी में, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी में जो है ना कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं कि पौधों में बताइए कि नीचे से पोषक तत्वों को पौधों की पत्तियों तक पहुंचाने में कौन सा ऊतक काम करता है, तो जाइलम, ठीक है ना। इस तरह के ये जो क्वेश्चंस है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा भाई पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया, आपसे पूछ लेगा भाई आनुवंशिकी का जनक कौन है, ठीक है ना। तो आनुवंशिकी का जनक कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडेल, आनुवंशिकी जिन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। आपसे पूछ लेगा अगले क्वेश्चन में मटर के पौधे का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो पाइसम सटाइवम, ठीक है ना। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। आज के इस पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए, अभी इसके सेकंड पार्ट में मैं जो है ना बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखा और जाना होगा। और इसके अलावा अगर आपने वाकई में कुछ सीखा और जाना है तो फिर भाई अपने फ्रेंड्स में इनको शेयर करने की बिल्कुल भी देरी न लगाएं, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, लोगों तक इनको पहुंचाएं, जो भी जिसको भी फायदा पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, आप भी फायदा पहुंचाएं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं लगातार आपको फायदा पहुंचाने की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके एक बराबर में बेल आइकन होगा, उस बेल के आइकन को घंटी के आकार की आकृति होगी उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।